मेरा नाम है जयदीप आमेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी इन कोलैबोरेशन विद विद्या मंदिर क्लासेस सूरत। आज हम एक नया पोर्शन फिजिक्स का शुरू करने वाले हैं जो है मॉडर्न फिजिक्स। नाम है मॉडर्न फिजिक्स लेकिन फिजिक्स काफी पुरानी है ये। क्लासिकल फिजिक्स जो जो चीजें एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है, जो न्यूटन्स की थ्योरी थी, वो चीजें जो फेल हो जाती हैं एक्सप्लेन करने में, वहां काम आती है मॉडर्न फिजिक्स। अब जनरली ये जो इसमें बातें हम करने वाले हैं वो सारी एकदम बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स के माइक्रो लेवल पे जाके अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जब अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। हम सब जानते हैं कि जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर की होती है, मतलब वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो उसी पे बेस्ड ये पूरा चैप्टर हमारा रहेगा, जिसमें हम पहले तो बात करेंगे कुछ थ्योरीज की, जो छोटी छोटी थ्योरीज दी गई थी, किस सीक्वेंस में थ्योरीज आई थी और कैसे कैसे फाइनली पता चला कि ये ड्यूअल नेचर है। उसके बाद हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर की, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, और आगे चल के अपन उसके वेव नेचर की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइट के नेचर की। तो नेचर ऑफ लाइट, भाई सब लोग जानना चाहते थे कि लाइट एग्जैक्टली किस चीज से बनी हुई है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करने लोगों ने शुरू किए। सबसे पहले न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक थ्योरी दी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया जो लाइट है वो टाइनी इलास्टिक पार्टिकल्स से बनी हुई है, जिसको कॉर्पस्कल्स कहते हैं। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं। तो न्यूटन ने बोल दिया कि लाइट इज अ पार्टिकल, और उस पार्टिकल को नाम दिया कॉर्पस्कल्स। ठीक है, और ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। उसी टाइम पे न्यूटन के साथ साथ ही एक साइंटिस्ट और थे, हाइगन। उन्होंने अपनी थ्योरी दी वेव थ्योरी। उन्होंने बोला कि भाई जो नेचर ऑफ लाइट है वो पार्टिकल नहीं बल्कि वेव है। और ये जो थे दोनों साथ साथ के थे, न्यूटन और हाइगन दोनों एक ही टाइम के थे। और उस टाइम न्यूटन बहुत फेमस थे। तो न्यूटन इतने इतने फेमस थे कि इनकी थ्योरी को किसी ने भाव दिया नहीं, कि हाइगन्स की वेव थ्योरी को उस टाइम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, न्यूटन ने जो बोला वो ठीक है, लाइट है, पार्टिकल है। क्लियर है बात। अब कुछ टाइम बाद आए मैक्सवेल। मैक्सवेल ने फिर से बोला कि व्हेन मैक्सवेल asserted that the light is electromagnetic wave। अब लोगों को लगा कि नहीं यार भाई, बात दो साइंटिस्ट ने बोल दिया ऐसा, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है कि लाइट जो है वो वेव हो। तो अब थोड़ा सा शिफ्ट होना शुरू हुआ पार्टिकल से वेव की तरफ, लोगों का बिलीव जो है वो। फिर आए आपके मैक्स प्लैंक। उन्होंने क्वांटम थ्योरी दे दी फिर से। उन्होंने बोला कि ना ना भैया, ये वेव वेव नहीं है, ये जो है पार्टिकल ही है, और उस पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। और ये रेडिएशन स्पेक्ट्रम उन्होंने दे दिया पूरा ब्लैक बॉडी के थ्रू, कि इस तरीके से रेडिएशन होता है और ये पार्टिकल्स इसमें निकलते हैं। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि फोटोन है। फोटोन सबसे पहले इन्होंने बोला मैक्स प्लैंक ने। तो लाइट इज अ फोटोन, और उन्होंने प्रूव भी कर दिया इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। तो अब यहाँ पे लोगों में बहुत कंफ्यूजन हो गया यार, कि अभी तो हमने मानना शुरू किया था कि ये वेव है, अब इन्होंने फिर से यहाँ प्रूफ दे दिया कि ये पार्टिकल है। तो बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट शुरू हो गई। फिर आए अपने डी ब्रोगली साहब। उन्होंने बोल दिया कि जो है लाइट वो ड्यूअल नेचर को सपोर्ट करती है। ठीक है, ये बोलते ही चीजें अब ठीक है सेटल हो गई कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होना चाहिए, जिसमें वेव नेचर भी होगा, पार्टिकल नेचर भी होगा। तो उन्होंने बोला कि जो लाइट है वो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल नेचर की बात हो गई, एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। हर पार्टिकल के पास एक एनर्जी है और एक मोमेंटम है। दीज पार्टिकल वर लेटर नेम्ड एज फोटॉन्स। ठीक है बात। तो अब हम जब यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, उसमें हम सारी की सारी बातें फोटोन से रिलेटेड करने वाले हैं। अब फोटोन जो होते हैं उनके पास एक मोमेंटम होता है, और उन्होंने बोला कि दिस मोमेंटम इज इक्वल टू h by lambda। मोमेंटम possessed by the photon is equal to h by lambda। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है हमेशा। मोमेंटम ऑफ फोटोन इज h by lambda, जहां h आपका था प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 into 10 to the minus 34 जूल सेकंड। लैम्डा उस वेवलेंथ जिसका फोटोन आया है वो वेवलेंथ, और मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये बातें हो गई। तो यहाँ से एक बात साफ समझ में आ रही है कि जो मोमेंटम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी मोमेंटम उतना कम होगा। ठीक है, फिर इस मोमेंटम के साथ साथ उन्होंने बोला कि इनके पास एक एनर्जी भी होती है।
डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम तो ये हो गया। एनर्जी के लिए उन्होंने बोला कि जो फोटोन है वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है और इसके पास कितनी एनर्जी होती है, एच सी बाय लेमडा के बराबर। E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, इतनी एनर्जी एक फोटोन लेके अपने साथ चलता है। यहाँ पे फिर से H प्लैंक्स कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट इस बार इन्होंने दे दी, और ये हो गया लैम्डा। तो आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का एक रिलेशन भी आपके पास बन रहा है। P और E का क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ से, P इंटू सी इज इक्वल टू E, ये बन पा रहा है ना। तो ये भी एक रिलेशन बनता है, कई बार यूजफुल हो सकता है अगर इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना है तो। मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। तो यहां भी इन्होंने बता दिया कि भाई इतनी एनर्जी और इतना मोमेंटम ये लेके चलते हैं। डी ब्रोगली रिलेटेड पार्टिकल प्रॉपर्टी, मतलब मोमेंटम को वेव प्रॉपर्टी, वेवलेंथ से इन्होंने रिलेट कर दिया और इसको उन्होंने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बोला, ठीक है। मोमेंटम जो आप लिखते हो मास इनटू वेलोसिटी, उसको यहाँ वेवलेंथ से रिलेट कर दिया गया, ऐसे एनर्जी को भी वेवलेंथ से रिलेट कर दिया गया। तो यहाँ ड्यूअल नेचर ऑफ जो लाइट है वो लिंक हो गया, ठीक है। इसी फॉर्मूला को जो आपने एच सी बाय लेमडा लिखा है, इसको ऐसा ही सिस्टम के अलावा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट्स में भी लिखा जा सकता है। तो वो कई बार आपसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में, हम जनरली जो यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट यूज करते हैं, इसलिए वो अलग से देख लेते हैं कि क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी की यूनिट है, एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। हमने लिखा था वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में U इक्वल टू Q इंटू V। तो यहाँ दिस U इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कब, जब एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी इसको मिलती है, ठीक है। तो एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन इट एक्सेलरेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा, E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19, ये 1 वोल्ट दे रखा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 जूल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है, कई बार कन्वर्जन आपका यूजफुल होगा ये। अब अगर इस इक्वेशन में रखें एच सी बाय लेमडा में, तो E को मैं लिख सकता हूँ एच सी बाय लेमडा, H की जगह आपने रख दिया प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, C की जगह रख दिया 3 into 10⁻8 और लैम्डा। अगर ये ऊपर वाली चीज पूरी देखी जाए, इसको मल्टीप्लाई किया उन्होंने, और क्योंकि ये जूल में मिला, इसको अपने को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो यहाँ से देखो 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 by 1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अपन ने यहाँ डाल दिया, तो ये आपके पास आया E इक्वल टू दिस, क्लियर। इसको जब फाइनली सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया E इज इक्वल टू 12400 बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे लैम्डा किस में है, एंगस्ट्रम में। बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूला जब याद रखेंगे आप तो ये भी कंडीशन साथ में याद रखनी है कि लैम्डा एंगस्ट्रम में यहाँ पे आपको पुट करना है टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। फोटोन की वैलेंथ हो गई लैम्डा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी एनर्जी मिल रही है 12400 के साथ, ठीक है। कई बार इसमें थोड़ा सा ऐसा भी हो जाता है 12431 या 341 ऐसा बाय लैम्डा, कभी कभी ये भी कर देते हैं, पर कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है 12,400 के आसपास की वैल्यूज हैं और डिवाइड बाय लैम्डा आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में कई बार ऐसे भी यूज कर लेते हैं। अब बात करते हैं फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो फोटोन जो है एक पार्टिकल तो है, लेकिन इसका कोई रेस्ट मास नहीं है। मतलब फोटोन रेस्ट पे और रखा हुआ है कि इसका मास 1 ग्राम 2 ग्राम है, ऐसा नहीं कह सकते। फोटोन का कोई रेस्ट मास नहीं होता। रेस्ट मास नहीं होता मतलब जब फोटोन चलता है, जब फोटोन एक्चुअली मोशन में होता है तभी वो डिफाइन होता है, अदरवाइज फोटोन रखा हुआ कुछ नहीं होता। तो फोटोन ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, ओके। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ठीक बात है। रखा हुआ फोटोन मतलब कोई चीज ऐसी कुछ नहीं होती, फोटोन ट्रैवलिंग में ही डिफाइन होता है, जब वो मोशन में होगा तभी डिफाइन होगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन कंजर्वेशन, ऐसा कंजर्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑल द फोटोन्स ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ possess the same energy irrespective of the intensity of the radiation। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। आपसे अगर बोला गया कि एक सोर्स यहाँ पे है, इस सोर्स की इंटेंसिटी अगर इस पॉइंट पे आई है, ठीक है, और इस सोर्स की इंटेंसिटी यहाँ पे I/2 है, आपको बोला गया कि इससे जो फोटोन निकल रहे हैं वो लैम्डा वेवलेंथ के निकल रहे हैं, इससे जो फोटोन निकल रहे हैं वो भी लैम्डा वेवलेंथ के निकल रहे हैं। तो आपसे पूछा गया बताइए फोटोन की एनर्जी का रेशो क्या होगा, एक फोटोन की एनर्जी का रेशो यहाँ पे क्या होगा। तो सीधा सा हिसाब है भैया, फोटोन की एनर्जी लिखी जाती है एच सी बाय लैम्डा से, और लैम्डा अगर दोनों के लिए सेम है तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ दोनों फोटोन्स की सेम होने वाली है। ये S1 ले लीजिए, S2 ले लीजिए, यहाँ से जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी और यहाँ से जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम होगी। इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करती है,
कि यहाँ कितने नंबर ऑफ फोटोन्स जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ उसके आधे ही स्ट्राइक करेंगे, इसलिए इंटेंसिटी आधी है, वहां इंटेंसिटी आई है। पर एक फोटोन की अगर एनर्जी की बात करोगे तो वो सिर्फ लैम्डा पे या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। हम जानते हैं सी बाय लैम्डा इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी को ऐसा भी लिख सकते हो आप, ई इक्वल टू एच न्यू। फ्रीक्वेंसी को अपन एफ की जगह न्यू लिख लेते हैं, तो एच न्यू ये भी आप लिख सकते हैं एनर्जी की टर्म में। क्लियर है? तो आप चाहें तो यहाँ भी इसको ऐड कर सकते हैं, ई इक्वल टू एच न्यू, दिस इज ऑल्सो एनर्जी। ठीक है। Increase in the intensity of the radiation imply an increase in the number of photons crossing a given area per second. ठीक है। इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है? इंटेंसिटी डिफाइन होती है उस पर कितना पावर पर यूनिट एरिया वहां पे गया, पावर पर यूनिट एरिया। तो इसका आप लिख सकते हो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, क्योंकि एनर्जी बाय टाइम इज पावर। तो अगर इंटेंसिटी है तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दिस इज इंटेंसिटी। और अगर इंटेंसिटी बढ़ी है इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स वहां पे बढ़े हैं। एक फोटोन टोटल एनर्जी जो जा रही है वहां पे वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ऐसा। तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए तब इंटेंसिटी बढ़ सकती है। एनर्जी ऑफ वन फोटोन अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो वो सेम ही रहने वाली है। ठीक है। तो इंक्रीज अगर इंटेंसिटी में हुआ है इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स जो वहां पे गिर रहे हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। When light travels from one medium to another medium, तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है, ये बात हमने ऑप्टिक्स में करी थी। तो इसका मतलब ये कि वेलोसिटी और लैम्डा चेंज होते हैं। तो अगर लैम्डा चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी भी यहाँ पे चेंज होगी जब लाइट किसी और मीडियम में जाती है। जो सॉरी एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है तो ई सेम रहने वाला है। यहाँ पे लैम्डा चेंज होगा तो स्पीड भी तो चेंज हो जाएगी, तो एनर्जी सेम रहेगी दोनों मिला के। ठीक है। अच्छा, क्या मोमेंटम चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि मोमेंटम का आपने लिखा है E इक्वल टू एच न्यू से या एच बाई लैम्डा से। ठीक है। मोमेंटम इज E इक्वल टू एच, पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा। तो अगर लैम्डा चेंज हो रहा है मीडियम में जाने से तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, लेकिन एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। यहाँ सी और लैम्डा दोनों चेंज हो रहे हैं और दोनों इस तरीके से चेंज होते हैं कि ओवरऑल क्वांटिटी सेम रहती है, जबकि मोमेंटम मीडियम में जाने की वजह से चेंज हो जाएगा। लैम्डा की जगह लैम्डा बाई एन हो जाएगा, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए। अ बीम ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा एंड इंटेंसिटी आई, दिस ये आपको आई दे रखा है यहाँ पे, इंटेंसिटी आई फॉल्स नॉर्मली ऑन एन एरिया ए, इस एरिया पे ये नॉर्मली गिरता है, ऑफ अ क्लीन सरफेस, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस। इस पे कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हुए हैं ये आपसे पूछा गया इस एरिया पे। इंटेंसिटी दे रखी है और अभी हमने लिखा था इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, इंटेंसिटी डिफाइन होती है पावर पर यूनिट एरिया से। ठीक है। और पावर को क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये आपका हो जाएगा इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एनर्जी ऑफ एक फोटोन कितनी होती है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन लैम्डा दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एच सी बाय लैम्डा के बराबर, दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो टोटल एनर्जी यहाँ जो गिर रही है, इफ एन नंबर ऑफ फोटोन्स are incident on the are incident on this area on the surface, तो हम लिख सकते हैं जो इंटेंसिटी आई लिखी जाएगी वो टोटल एनर्जी यानी नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एक फोटोन की एनर्जी, दिस विल बी टोटल एनर्जी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, लेट्स से टी है और एरिया यहाँ का दे रखा है ए। तो यहाँ से आपको एन पूछा गया था, एन आप लिख सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, आई इंटू ए इंटू टी डिवाइडेड बाय एच इंटू सी इंटू लैम्डा। ये आपका आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स जो यहाँ पे टी टाइम में गिर रहे हैं। क्लियर है बात? अगर यहाँ से पूछा होता कि बताइए पर यूनिट टाइम कितना गिरता, तो टी को अपन हटा देते, पर यूनिट टाइम अपने को नंबर ऑफ फोटोन्स यहाँ पे मिल जाते हैं। पर आपसे पर यूनिट टाइम नहीं पूछा तो अपन इस तरीके अपना आंसर दे सकते हैं, आई आई टी लैम्डा बाई एच सी। क्लियर है? तो इन्हीं सब में आपको खेलना है आगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में भी जब अपन चल रहे हैं तो यही सारी बातें आपको वहां भी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रॉन एमिशन इसमें होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन कैसे होता है, तो ये देखा गया कि जब कोई लाइट
एक मेटेलिक सरफेस पे गिरती है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर एमिट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट करती है वो, इसे बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब साथ में ये भी देखा गया कि अगर बहुत डिम लाइट है, मतलब बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट है, तब भी इलेक्ट्रॉन निकले, और अगर बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट आपने उस पर डाल दी तब भी इलेक्ट्रॉन निकले। तो ये बात तो समझ में आई कि यार इंटेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा इलेक्ट्रॉन के निकालने का, फर्क किस पे पड़ता है? फर्क इस पे पड़ता है कि जो फोटोन वहां पे उस पे गिर रहा है, उस एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, इस पे डिपेंड करता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो किस पे डिपेंड करता है कि एक फोटोन कितनी एनर्जी अपने साथ लेके आ रहा है। अगर उस एक फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट है, जो हम आगे बात करेंगे कि कितनी होनी चाहिए, अगर सफिशिएंट है तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। आप चाहे कितनी ही इंटेंसिटी वहां पे बढ़ा लो, अगर एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी नहीं है तो आप कितने ही नंबर ऑफ फोटोन्स वहां पे गिरा लो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और मान लीजिए कि नंबर ऑफ फोटोन्स कम है लेकिन हर फोटोन के पास एनर्जी अच्छी है, जितनी यहाँ रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। तो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये एक बात समझ में आ गई? क्लियर? तो लिख लेते हैं जल्दी से इस बात को, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो बातें और आती हैं, वो ये कि फोटोन जो है वो एनर्जी का पैकेट है। ओके, अब फोटोन अगर एक आया तो ऐसा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो अंदर है वो सिर्फ एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब मान लीजिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे जो बाहर निकलना चाह रहे हैं। एक फोटोन इस पे आया, जब फोटोन आया तो ऐसा है कि मान लीजिए फोटोन के पास एनर्जी जो है वो काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एनर्जी बांट लेंगे आपस में, ऐसा नहीं होगा। जिस इलेक्ट्रॉन ने उस फोटोन को एब्जॉर्ब किया है वो सारी की सारी एनर्जी सिर्फ उस एक इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक फोटोन की बात हो रही है, तो उसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब कर पाएगा। वन इलेक्ट इसको बोल सकते हैं वन फोटोन गेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय ओनली वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को जाके अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे, ऐसा नहीं होगा। एक फोटोन क्योंकि एनर्जी का पैकेट है, वो एक इलेक्ट्रॉन वो पूरा पैकेट अपने पास रख लेगा, शेयर नहीं करेगा। तो एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। क्लियर है बात? दूसरी बात, एक इंसिडेंट फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। ठीक है, अगर ऐसा है कि एक फोटोन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे पा रहा है, इसका मतलब एक फोटोन सिर्फ एक ही एनर्जी, एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर रिजेक्ट कर पाएगा एट मोस्ट। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि वन इंसिडेंट फोटोन on metal surface can eject at most only one electron। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फोटोन अंदर गया वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही दे। अभी हमने बात करी थी कि एक फोटोन के पास एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, अगर उतनी है तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, भले ही उसने एब्जॉर्ब कर लिया, भले ही उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है बात? अब ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे चाहिए, इसकी बात करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अ फोटोन रिक्वायर्ड टू eject an electron out of metal surface is called work function।
वर्क फंक्शन एक यहाँ पे नई टर्म आपके पास आ रही है, वो क्या कहती है कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक फोटोन के पास होनी चाहिए ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके उस मेटल से, उस सरफेस से, इस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो इस डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से। डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन, the minimum amount of energy of photon required to eject an electron out of a metal surface is called work function. ठीक है, वो मिनिमम एनर्जी जो एक फोटोन के पास होनी चाहिए ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सके इज कॉल्ड इज वर्क फंक्शन फॉर दिस मेटल सरफेस। इसको डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई। ये जो वर्क फंक्शन है ये डिपेंड करता है सिर्फ नेचर ऑफ मेटल पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। अब कोई मेटल ऐसे होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर नहीं निकलने देगा, तो उसके लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए कि मतलब वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। कोई मेटल ऐसे होंगे जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने देगा, तो उसके लिए कम एनर्जी में भी काम चल जाएगा, मतलब उसके लिए वर्क फंक्शन कम होगा। क्लियर है बात? तो इससे रिलेटेड जो अपने पास पॉइंट्स हैं अपन जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहली बात, इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम अ मेटल इज ओनली डिपेंड ऑन द वर्क फंक्शन और एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है ये कि उसका वर्क फंक्शन कितना है और एक फोटोन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है। अगर ये फोटोन जितनी एनर्जी लेके आया ये वर्क फंक्शन के बराबर या इससे ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन निकलने का कोई चांस वहां पे नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट फ्रॉम द मेटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फॉलिंग लाइट ऑन एनर्जी ऑफ द लाइट। ठीक है, ये कभी भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से बाहर आएंगे। तीसरी बात, energy of photon incident on metal will not necessarily cause emission of an electron even if the energy is more than work function। मतलब ये बात हो गई कि मान लीजिए यहाँ पे एक सरफेस है, इस सरफेस के लिए फाई वर्क फंक्शन चाहिए और यहाँ से एक फोटोन आ रहा है अपनी एनर्जी लेके ई, और बोल भी रखा है कि ई जो है वो फाई से ज्यादा है, जो एनर्जी लेके आ रहा है वो ई फाई से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप श्योरिटी से नहीं कह सकते, गारंटी नहीं दे सकते कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से उसने ये एनर्जी अब्सॉर्ब करी, एनर्जी अब्सॉर्ब करा तो ये बाहर आने की कोशिश करेगा, लेकिन बाहर आते आते इसके लिए बहुत सारे अंदर रुकावटें हैं, दूसरे एटम्स हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनसे टकरा सकता है और टकरा के अपनी एनर्जी लॉस कर सकता है। अगर ये अपनी एनर्जी लॉस कर देता है तो ये बाहर नहीं आ पाएगा। क्लियर बात? तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो बिना किसी लॉस के उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती है। अगर अंदर कोई लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो वर्क फंक्शन वर्क के बराबर एनर्जी लेके वो बाहर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि अंदर लॉसेस होते हैं तो आप गारंटी नहीं दे सकते कि अगर एक फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी लेके चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल ही देगा, ऐसा नहीं है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अगर एक बीम ऑफ फोटोन्स उस पर गिरा, एक सरफेस पे गिरा, और मान लीजिए उसमें हर एक फोटोन की एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा ही है, तो मान लीजिए 1000 अगर फोटोन उस पर गिरते हैं तो सिर्फ 10 या 20 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, बाकी सब फोटोन्स भी थे तो काम के, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर तो करी पर अंदर के जो कोलिजन्स हुए उसमें एनर्जी वेस्ट हो गई, वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, एनर्जी ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन मेटल will not necessarily cause emission of the electron even if the energy is more than work function. The electron after absorption may be involved in many other processes like collision in which it can lose energy as the ratio of number of electrons emitted to the number of photons incident on the metal surface is less than unity। हमेशा जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और कितने फोटोन्स आपने उस पर डाले थे इसका रेशियो लेस देन 1 ही रहने वाला है। ज्यादा फोटोन जाएंगे तो थोड़े इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें आपको अच्छे से? तो बात है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि एक मिनिमम एनर्जी फोटोन के पास होनी चाहिए तभी वो फोटो
मतलब तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाएगा, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पे हो पाएगा। अब वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए उसके करस्पॉन्डिंग अपन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि जो वर्क फंक्शन है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum energy that a photon must possess to eject an electron is equal to work function। अब अगर ऐसा है तो फोटोन की एनर्जी हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है, h इंटू न्यू के बराबर। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो दिस एनर्जी शुड बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन, तभी वो बाहर निकाल पाएगा उस इलेक्ट्रॉन को, चांसेस आर देयर कि वो बाहर निकाल पाए। तो कम से कम एक फोटोन की एनर्जी इतनी तो होनी चाहिए, और ये जो फ्रीक्वेंसी आप लिखते हैं इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैंने लिखा है TH, TH करस्पॉन्ड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस न्यू TH is equal to थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन आना ही चाहिए, तभी वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो पाएगा, अदरवाइज चांसेस नहीं है, ठीक है। मान लीजिए वो इस फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन आया, उस पर गिरा, इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, और इलेक्ट्रॉन ने अंदर कोई लॉसेस नहीं किया एनर्जी के, तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो जाएगा। पर कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो इस फोटोन के पास होनी चाहिए। इससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर कोई फोटोन आ रहा है तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा किसी भी कंडीशन में, आप चाहे कितना ही फोटोन यहाँ पे डाल लो, वो उसको बाहर नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी एक फोटोन के पास होनी चाहिए टू शो दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इसी के करस्पॉन्डिंग आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर वेवलेंथ की टर्म में मैं फॉर्मूला लिखूं तो लिख सकता था hc/λ थ्रेशोल्ड, ठीक है, ऐसा लिख सकता था। अब ये जो लैम्डा आया है, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और ये वो वेवलेंथ है, ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना, तो ये वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस वेवलेंथ का फोटोन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। अगर इससे ज्यादा वेवलेंथ का कोई फोटोन आता है तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाएगा। सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये वेवलेंथ बढ़ गई, ठीक है, तो ये पूरी एनर्जी कम हो जाएगी, और हमें कितनी एनर्जी चाहिए, एटलीस्ट 5 के बराबर एनर्जी चाहिए। अगर ये पूरी एनर्जी कम हो गई तो वहां पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल पाएगा। ऐसे ही अगर ये फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड से कम हो जाती है तो पूरी एनर्जी जो है वो भी कम हो जाती है। हमें कम से कम 5 के बराबर एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आई गेस आपको दोनों बातें क्लियर हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, that minimum frequency required of a photon for which it can eject an electron, ठीक है, ये होगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ऐसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखोगे तो दैट मैक्सिमम वेवलेंथ, यहां मैक्सिमम लिखा जाएगा, दैट मैक्सिमम वेवलेंथ required of a photon for which it can eject an electron, ठीक है। ये दोनों आप डेफिनेशंस यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से। तो आई गेस आपको दोनों बातें क्लियर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या क्या होने चाहिए। अब हम ये भी जानते हैं कि एग्जैक्ट इस पे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अंदर लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और अगर लैम्डा लेस देन थ्रेशोल्ड ये वेवलेंथ है, तो दीज आर द कंडीशंस फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन के केस में अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पे हो पाएगा। क्लियर है बात यहां तक अच्छे से? चलिए, अब आइंस्टाइन ने इस पे थोड़ा और स्टडी किया, और उन्होंने एक बात बोली यहाँ पे। उन्होंने ये बात क्या बोली कि भैया जब इस पे फोटोन आके गिर रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए एनर्जी ऑफ जो फोटोन है
एनर्जी ऑफ फोटोन जिसको आप लिखते हैं h इंटू न्यू के बराबर, वो मोर देन वर्क फंक्शन है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला कि जो फोटोन आया उसकी एनर्जी जो न्यू के साथ आ रहा है उसकी जो एनर्जी है मोर देन वर्क फंक्शन है। अगर मोर देन वर्क फंक्शन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ बाहर आ रहे हैं। अब हमने ये बात भी पढ़ ली कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो वहां पे लॉसेस होते हैं, है ना। इसका मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बिना किसी लॉस के बाहर आ जाए वो मैक्सिमम वेलोसिटी से बाहर आ पाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जितना एनर्जी यहाँ पे आई है उसमें से टोटल एनर्जी का जो पार्ट है, वन पार्ट ऑफ एनर्जी of absorbed photon is used by the free electron in work done in coming out from the metal surface। जिसे आप बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो जितनी एनर्जी इस पे गिरी, फोटोन जितनी एनर्जी लेके आया था, फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने एब्सॉर्ब कर लिया, सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल गई। अब इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी मिली उसका एक पोर्शन तो वो इस फाई के बराबर तो इससे बाहर निकलने में खर्च कर देगा। ठीक है, अब जब बाहर निकलेगा तो जो उसका बचा हुआ पोर्शन है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फोटोन एनर्जी विल बी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जो बचा हुआ पार्ट है वो किसमें चला जाएगा? अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। द रिमेनिंग पार्ट goes as kinetic energy of the electron। ठीक है, जब वो इस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन यहाँ पे आ रहा है इसके पास एनर्जी है एच न्यू के बराबर, और हम जानते हैं कि ये जो एनर्जी है ये फाई से ज्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी मिल जाएगी एच न्यू के बराबर, तो कम से कम इतना काम तो उसको करना ही पड़ेगा बाहर आने के लिए। और जब बाहर आएगा तो एक वेलोसिटी के साथ बाहर निकलेगा। ये वेलोसिटी अगर इसके पास है मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो वो कहाँ से मिली होगी? ये जो टोटल एनर्जी इसको मिली इसमें से इतनी एनर्जी तो बाहर निकलने में चली गई, बची हुई एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया, उन्होंने क्या बोला? दिस एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। ये उन्होंने एक रिलेशन दिया। ये वी मैक्स का स्क्वायर क्या है? वी मैक्स क्यों? भाई ये बात तो समझ में आ गई कि जितनी टोटल एनर्जी फोटोन लेके आया था उसमें से वर्क फंक्शन में चली गई और बची हुई काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन यहाँ वी मैक्स क्यों लिखा अपन ने? सीधा सीधा सबके लिए सेम वेलोसिटी क्यों नहीं ले ली? हर इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से क्यों नहीं गया? क्योंकि अभी हमने बात करी थी कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी जर्नी होती है। हर इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो टकरा सकता है, कुछ एनर्जी लॉस कर सकता है। तो अगर हम ऐसा मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो बिना किसी लॉस के बाहर आ गया, बिना कहीं टकराए, बिना किसी एनर्जी लॉस के बाहर आ गया, तो उस केस में हम ये लिख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी किसी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है जब वो कोई लॉस नहीं करेगा, तो उसे इस रिलेशन से आप बोल सकते हैं, क्योंकि तब एनर्जी कंजर्वेशन आप यूज कर पाएंगे। जितनी एनर्जी उसको मिली वो सीधी सीधी वर्क फंक्शन के अगेंस्ट, प्लस जो बची वो सीधी सीधी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पर हर इलेक्ट्रॉन के लिए पॉसिबल नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0 से इसके बीच में वेरी कर सकती है। क्लियर है बात? बाकी इलेक्ट्रॉन्स के लिए काइनेटिक एनर्जी कैन वेरी फ्रॉम 0 टू दिस। ओके, तो आप अगर यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं? ये लिख पाएंगे एच न्यू माइनस फाइव। यही उन्होंने बोला आइंस्टाइन ने, ये उनका इक्वेशन उन्होंने दी। नोट डाल के आप लिख सकते हो, ऑल इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस may have different kinetic energies distributed from
0 to हाफ m v max स्क्वायर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एकदम सारी एनर्जी को लॉस कर दे, मान लीजिए उसके फाई के बराबर तो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब, उसने यूज कर ली वर्क फंक्शन के बराबर, और बाकी पूरी काइनेटिक एनर्जी उसकी लॉस हो गई कोलिजन में, तो जस्ट बाहर आ जाएगा, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी, वो सरफेस के आसपास आके बाहर खड़ा हो जाएगा बिना किसी वेलोसिटी से। ठीक है, और कोई ऐसा है जिसने सारी की सारी एनर्जी अपनी बचा रखी है, कोई एनर्जी लॉस नहीं की, वर्क फंक्शन के बराबर उसने यूज कर ली, बाकी बची हुई है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वहां चलने लगेगा। तो ऐसे हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना काइनेटिक एनर्जी बाहर आने पे मिलेगी। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है एच न्यू माइनस फाई के बराबर, जितनी फोटोन लेके आया था, जितनी वर्क फंक्शन में यूज हो गई, उन दोनों का डिफरेंस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव। ठीक है, अब अपने ग्राफ बनाते हैं इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? दिस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव, ये लिखा हुआ है इक्वेशन यहाँ पे। ठीक है, ये कैसी इक्वेशन दिख रही है? अगर देखो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन दिख रही है ये, है ना? ऐसी एक इक्वेशन है जहां y क्या है? काइनेटिक एनर्जी। देखिए ग्राफ आपके सामने यहाँ बना रखा है, इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। ये आपके सामने ग्राफ है यहाँ पे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से y जो आपका एक्सिस है उस पे काइनेटिक एनर्जी आ गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। x के करस्पॉन्डिंग आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई यहाँ पे, और c जो इंटरसेप्ट है वो हो गया माइनस फाइव, नेगेटिव इंटरसेप्ट यहाँ पे है। तो ये जो w लिखा है वो बेसिकली यहाँ पे वर्क फंक्शन के लिए लिखा है, इसको अपन फाइव लिख लेते हैं, फाइव टू फाइव वन ऐसा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी अपन न्यू लिख लेते हैं, तो न्यू फॉर वन, न्यू फॉर टू, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा जो नेगेटिव इंटरसेप्ट से शुरू होगा और फाइनली इस तरीके से आगे बढ़ेगा। क्लियर है बात? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी यहाँ से ही शुरू होगी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ग्राफ यहाँ से शुरू होने वाला है। इससे कम पे जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो ऑब्वियसली बाहर ही नहीं आ पाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही नहीं आती। इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे एग्जैक्ट जब उसके बराबर एनर्जी उसको मिली है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। जब एनर्जी थोड़ी ज्यादा मिली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हुई, और इस तरीके से एक लीनियर ग्राफ यहाँ पे बनता है। जितनी ज्यादा आप उसकी फ्रीक्वेंसी रखोगे उतनी ज्यादा उसके पास एनर्जी होगी, उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? ये फाई अगर देखो तो एक गिवन मेटल के लिए, एक गिवन मेटल के लिए दिस फाई इज कांस्टेंट, है ना? और अगर दूसरा मेटल ले लेते हैं तो उसके लिए मान लीजिए फाई थोड़ा और ज्यादा है, तो इस केस में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने लिखा था फाई इक्वल टू एच इंटू न्यू थ्रेशोल्ड। अगर फाई ज्यादा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, फाई भी बढ़ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई, ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अच्छा, दोनों ही केसेस में देखो जो स्लोप है वो किसके बराबर है? एच के बराबर। एच इज अ कांस्टेंट, तो दोनों जो ग्राफ रहेंगे वो बिल्कुल पैरेलल रहने वाले हैं। तो हर बार जब आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस न्यू का ग्राफ बनाओगे, चाहे किसी भी मेटल के लिए बनाओ, ग्राफ हमेशा पैरेलल लाइंस इस तरीके से बनने वाले हैं। क्लियर? ये चाहे आप कॉपर के लिए कह दो या आयरन के लिए कह दो, ऐसे कोई भी मेटल आप ले लो, सबके लिए ग्राफ हमेशा एक ऐसी पैरेलल लाइंस बनने वाली है। क्लियर है बात अच्छे से? तो ग्राफ इस तरीके से बन सकता है इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का। ये सारी बातें यहाँ तो क्लियर है आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होगी? तो वो सारी बातें लिख ही लो। के मैक्स इक्वल टू जीरो कब है? जब फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब ये फाई हो जाएगा, ये भी फाई है, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। कोई एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी नहीं बेसिकली, सिर्फ फाई के बराबर है कि ये बाहर ही आ पाए, इतना ही है। स्लोप इसका हमेशा कांस्टेंट है, एच के बराबर है, तो आप चाहे किसी भी मेटल के लिए बनाएंगे ऐसा ही हमेशा पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। नेगेटिव इंटरसेप्ट इसका वर्क फंक्शन के बराबर है, जो कि हमेशा मेटल पे डिपेंड करता है, तो मेटल चेंज करोगे वर्क फंक्शन चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो ये सारी इस ग्राफ से अपन बातें कर सकते हैं, ग्राफ बनेगा इसका बेसिकली इस तरीके का। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? देखिए, द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ अ सर्टेन मेटल इज दिस। आपको दे रखा है थ्रेशोल्ड और एंगस्ट्रम में है वेवलेंथ, तो आपको लैम्डा थ्रेशोल्ड दे रखा है यहाँ पे 2750 एंगस्ट्रम। क्या होता है लैम्डा थ्रेशोल्ड? वो मैक्सिमम वेवलेंथ
जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, उससे ज्यादा वेवलेंथ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल। तो आपसे फाई पूछा गया पहली बात। फाई तो बड़ा आसान से जानते हैं हम। फाई क्या होता है? एच सी बाय लैम्ब्डा थ्रेशोल्ड। ये वो एनर्जी है जिस पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, कम से कम इतनी एनर्जी तो चाहिए। तो यहाँ से मिल जाएगा एच सी अपने को पता है 12400। ये एंगस्ट्रम में है ऑलरेडी, अपन सीधा यूज कर सकते हैं यहाँ पे 2750। इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे चाहिएगी। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है, ध्यान रखिएगा, है ना। एच सी बाय लैम्ब्डा जब यूज करते हैं तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, लैम्ब्डा एंगस्ट्रम में रखना पड़ता है। तो इतनी एनर्जी इसको मिल जाएगी। जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आंसर आ जाएगा 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी यहाँ पे इसको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? और इसने बोला है कि किस केस में, जब 1800 एंगस्ट्रॉम की इस पे वेवलेंथ अपन भेजें। ये पूरा क्वेश्चन इसके साथ है। एक तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है, दूसरा मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल बाय लाइट विद द वेवलेंथ 1800 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इस पे 1800 एंगस्ट्रॉम की एक लाइट डालते हैं तो ऑब्वियसली हम जानते हैं एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी? एनर्जी ऑफ फोटोन जो उस पे गिर रहा है वो कितना हो जाएगा? E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा विच इज 12400 बाय लैम्डा आपको दे रखा है 1800। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एनर्जी आपको मिलेगी 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, अभी 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इस पे आ रही है। तो बेसिकली सिस्टम क्या हो गया कि यहाँ एक मेटल है जिसका फाई है 4.52, एक फोटोन यहाँ से आ रहा है जिसकी एनर्जी है 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा है आपसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो सकती है। तो हम जानते हैं जितनी एनर्जी का डिफरेंस है वही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके निकल सकता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू जितनी एनर्जी फोटोन लेके आया, मतलब माइनस जितना वर्क फंक्शन यहाँ पे था, तो 6.9 माइनस 4.52, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव व्हिच इज 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बात? इतनी काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन रख सकता है। लास्ट आपसे पूछा गया, बताइए मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है उस इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपको वी मैक्स निकालना है, तो वी मैक्स कितना हो जाएगा? रूट ओवर 2 टाइम्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और क्या है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप रखोगे केजी में, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये जो आप अभी तक लिख रहे हो एनर्जी सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में लिख रहे हो, तो हमें ये भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जो फाइनल आंसर अपना लिखेंगे वो कुछ हिसाब से लिखेंगे, रूट ओवर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, इसको अपने को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स, ये आपकी एनर्जी आ गई जूल में, डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा वी मैक्स का? 9.15 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ वो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल सकता है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई बात? यूनिट्स का ध्यान रखना हमेशा। जब आप एच सी बाय लैम्डा यूज करते हैं तो लैम्डा एंगस्ट्रम में होता है और एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है। जब आप जूल और मास वाला केजी वगैरह यूज करते हैं तो आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ती है यहाँ पे कि आप कितनी यूनिट कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लाइट क्वांटा, क्वांटा मतलब भाई फोटोन की बात हो गई, क्वांटा मतलब पैकेट। ठीक है, लाइट क्वांटा विद एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन आपको यहाँ दे दी 4.9 electron volts, ejects photoelectrons from metal with work function 4.5 electron volts. Find the maximum impulse transmitted to the surface of the metal when each electron flies out. जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो कितना मोमेंटम वहां ट्रांसफर होता है
ये आपसे पूछा गया। इम्पल्स मतलब बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इम्पल्स और मैक्सिमम इम्पल्स की बात हो रही है, तो चेंज इन मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग अपन लिख सकते हैं। बेसिकली ये पूछा है आपसे चेंज इन मोमेंटम। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन मोमेंटम का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? चेंज इन मोमेंटम अगर देखो तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल ये हो जाएगा। पी फाइनल जो भी लिखा है माइनस पी इनिशियल था 0 एक इलेक्ट्रॉन के लिए। जब इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर था तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी थी 0। जब बाहर आ जाएगा तो किसी v वेलोसिटी के साथ ही चलने लगेगा, उसके करस्पॉन्डिंग अपने को लिखना है ये। और हम जानते हैं इन दोनों का एक रिलेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m के बराबर। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन हम जब पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो मैं लिखूंगा रूट 2m k, ऐसा हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी? तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाइव के बराबर। जितनी एनर्जी आई, जितना वर्क फंक्शन चाहिए था, उन दोनों का डिफरेंस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव। तो आ जाएगी 0.4 के बराबर, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। इसको यहाँ पे यूज करते हैं। आपको चाहिए मैक्सिमम इम्पल्स, तो ये भी हो जाएगा मैक्सिमम। इधर आंसर आएगा रूट ओवर 2 इंटू मास, आपने को पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kgs। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो 1.6 इंटू 10⁻19 ये हो जाएगा जूल में। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर बता देता हूँ मैं आपके लिए क्या आ रहा है। फाइनल आंसर इज 3.45 into 10⁻25 kg meter per second. This is your final answer for the impulse. एक्चुअली इम्पल्स भी p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल था p मैक्स, तो इम्पल्स भी कितना आ जाएगा p मैक्स के बराबर। ये आपका आंसर हो जाएगा इम्पल्स के लिए, ठीक है। इनिशियल जब अंदर था तो 0 था, बाहर निकला तो v वेलोसिटी से निकला। इस तरीके से अपन ने इम्पल्स ट्रांसफर यहाँ पे चेक कर लिया। ठीक बात है, अच्छे से चलिए। अच्छा, यहाँ पे आप मोमेंटम ऑफ फोटोन मत कर देना, h बाय लैम्डा करके मत कर देना, ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मोमेंटम आपसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पूछा है, फोटोन का नहीं। तो अपन उसके करस्पॉन्डिंग लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट टंगस्टन कैथोड विच हैज अ थ्रेशोल्ड, ये दे दिया आपको लैम्डा थ्रेशोल्ड 2300 एंगस्ट्रॉम, is irradiated by ultraviolet light of wavelength this। लैम्डा आपको दे दिया 1800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कैलकुलेट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछी गई है आपसे। वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन पूछा गया है आपसे। बस ये दो चीजें पूछी है, बड़ा आसान सा है सॉल्व तरीका। अपने को पता है वर्क फंक्शन क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड के बराबर। ये होता है 12400 डिवाइड बाय लैम्डा थ्रेशोल्ड, ऑलरेडी एंगस्ट्रम में है, अच्छी बात है 2300। आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ये आता है आपके पास 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी मैक्स, उसके लिए अपने को एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना पड़ेगा, विच इज एच सी बाय लैम्डा। तो 12400 डिवाइडेड बाय 1800, ये हो जाएगा आपके पास आंसर 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था ये वैल्यू 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आपके पास पूछा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, आसानी से आ गया। कितना आ जाएगा E माइनस 5 के बराबर, विच इज 6.9 माइनस 5.4, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मैक्सिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर लेकर निकल सकता है, ठीक है, अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। Light of wavelength 1800 angstrom ejects photoelectrons from a plate of a metal whose work function is 2 electron volts, ठीक है। तो लैम्डा आपको दे रखा है 1800 एंगस्ट्रॉम, इसके करस्पॉन्डिंग अपने को एनर्जी पता है, एच सी बाय लैम्डा आप निकालेंगे, अभी यूज किया था 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये इसकी एनर्जी है, ठीक है। मेटल है जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो फाई आपको दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके। आपसे पूछा गया इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 into 10⁻⁵ टेस्ला इज अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेट, ठीक है। ये प्लेट है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे एक इसके पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा रखा है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, विद सम वेलोसिटी v। तो आपसे पूछा गया, अच्छा बी आपको दे रखा है कितना
5 into 10 to the power -5 टेस्ला। पूछा आपसे what would be the radius of the path followed by electron ejected normally from the plate with maximum energy। ठीक है, जो मैक्सिमम एनर्जी के साथ बाहर निकला मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ बाहर आया होगा इलेक्ट्रॉन, और नॉर्मली आया है बाहर मतलब इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। हम जानते हैं एक चार्ज जब परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो क्या एक सर्कुलर मोशन में चलता है। यस, हमने बात कर रखी है जब b इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मोशन होता है सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन के लिए आपसे पूछा गया है रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला भी याद है आपको, क्या था रेडियस का फॉर्मूला, mv बाय qb के बराबर। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, रेडियस mv max बाय qb, v max क्योंकि इस स्पीड से निकल रहा है ऐसा। तो बस आपको v max यहाँ से निकालना है, बाकी सारी चीजें अपने को दे रखी हैं। v max कैसे निकालें, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स पहले निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है, ये होती है यहाँ पे E माइनस 5 के बराबर। E आपको पता है 6.9 है, 5 दे रखा है यहाँ पे 2, ये आया 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो हाफ m v max का स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये है। यहाँ से v max कितना जाएगा, लिखूंगा रूट ओवर 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा आपके पास v max। ठीक है, इसको अपन यहाँ यूज करते हैं r में, तो r के करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं m बाई क्यू बी इंटू वी मैक्स की जगह डाल देता हूँ रूट ओवर 2 इंटू के मैक्स बाई एम ई, ये आ गया। ये भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको जब थोड़ा सा और सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा रूट ओवर 2 me इंटू के मैक्स डिवाइडेड बाय क्यू इंटू बी। अब इसको अपने को सॉल्व करना है रेडियस के लिए, करते हैं सॉल्व। तो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 to the power -31 इंटू यहाँ से के मैक्स कितना लिखा है अपने 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो 1.6 इंटू 10 to the power -19, ये पूरी क्वांटिटी चल रही है रूट में, डिवाइडेड बाय क्यू, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू बी आपको दे रखा है यहाँ पे 5 इंटू 10 to the power -5। तो आपका आंसर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.149 के बराबर। 0.149 मीटर्स इज योर आंसर। क्लियर है बात अच्छे से कैसे सॉल्व करना है। तो करना वही था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाली, वेलोसिटी निकाल ली, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला अपने पास सामने आ गया, तो उसके हिसाब से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर है अच्छे से। चलिए तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब बात करेंगे इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा होता है, उसमें क्या क्या हम वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या वेरिएशन वहाँ पे होते हैं, इन सब की बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन आएंगे मैटर वेव्स पे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।